जो 10% पैसा था वो डीसीएम ने खा लिया। जिन अधिकारियों ने ये पैसा रिलीज किया उनको जो 55 करोड़ जमा करे 60 करोड़ ले गए, दे दिया तो 5 करोड़ रुपए से ज्यादा पैसा दिया। उन जो अधिकारियों की जांच होनी चाहिए, उनको जेल भिजवाना चाहिए, उनकी पेंशन रोकनी चाहिए और उन पर कड़ी कार्रवाई की जानी चाहिए और 56 जे में रिटायर कर देना चाहिए ऐसे भ्रष्ट अधिकारियों। रानी झांसी फ्लाईओवर को लेकर डीसीएम का एमसीडी के साथ क्या कमिटमेंट था, इसको लेकर क्या कहना है आपको? देखिए, पूरा मामला कुछ इस तरह से है कि सन 1989 में मिल बंद करने के बाद फ्लैटेड फैक्ट्री एरिया किशनगंज बाड़ा हिंदूराव के संबंध में डीसीएम लिमिटेड के द्वारा एमसीडी के समक्ष एक प्रस्ताव लाया गया, जिसके तहत डीसीएम को फिल्मिस्तान से लेकर 30 हजारी कोट रानी झांसी फ्लाईओवर बनाना था के प्रस्ताव पर तत्कालीन उपराज्यपाल महोदय ने और दिल्ली नगर निगम की स्थायी समिति ने एक शर्त के साथ ही ग्रेड सेपरेटर रोड रानी झांसी फ्लाईओवर बनाने की अनुमति दी थी कि इस फ्लाईओवर को बनाने में जितना भी खर्च आएगा उसकी प्रकाशनल कॉस्ट 10% डीसीएम को देनी होगी। ये मेरे पास इसकी आदेश की कॉपी है। उस समय की अनुमानित लागत लगभग करीब 323 करोड़ रुपए आकी गई थी और 10% के हिसाब से 32 करोड़ 30 लाख रुपए डीसीएम ने एमसीडी को देने थे। और मैं उसकी डिटेल भी आपको बता देता हूं कि वो पैसे किस किस तरह से दिए गए और किस किस तरीके से घालमेल करके ज्यादा रुपए वापस भी ले लिए गए। आप जाओ, पहले सन 1996 नवंबर में 8 करोड़ 10 लाख रुपए दिए गए, फिर उसके बाद अगली किस्त 2007 के मार्च में दी गई जिसमें 5 करोड़ 77 लाख रुपए दिए गए। फिर साल 2010 में मार्च में इन्होंने 5 करोड़ 13 लाख रुपए दिए। साल 2010 में इन्होंने फिर 83 लाख रुपए दिए और उसके बाद में जो 8 अगस्त 2014 को 35 करोड़ रुपया 35 करोड़ 29 लाख रुपए। आपको जानकर ये हैरानी होगी कि ये रुपए एक किस्त या अधिकतम 2 किस्त में देने थे, लेकिन इन्होंने दिए कितने में? 5 किस्तों में दिए। अब त्रासदी क्या थी कि इस प्रोजेक्ट में बहुत ज्यादा विलंब हुआ और बार बार इसकी अनुमानित लागत को रिस्कोर बढ़ाकर किया गया और हर बार इसकी अनुमानित लागत बढ़ती गई तो अनुमानित 723 करोड़ रुपए तक पहुंच गई। अब 10% के मुताबिक 72 करोड़ 30 लाख रुपए डीसीएम को देने थे, लेकिन डीसीएम ने करीब 55 करोड़ 13 लाख रुपए जमा करवाए और उसके बाद डीसीएम लिमिटेड के द्वारा 17 अप्रैल साल 2018 को एक पत्र लिख के माध्यम से एमसीडी से रिक्वेस्ट की गई कि वो पैसा जो हमने जमा कराया वो पैसा हमें वापस कर दिया जाए जो उसने रानी झांसी फ्लाईओवर निर्माण के लिए प्रकाशन कास्ट 10% के रूप में जमा कराई थी। प्रिकॉशंस जो 10% दिए हैं। और यहाँ इन्होंने क्या किया कि 55 करोड़ 13 लाख रुपए, और जब इन्होंने वापसी के लिए लेटर लिखा तो हैरानी की बात है कि 60 करोड़ 59 लाख रुपए दिखा दिए कि इन्हें वापसी दिए जाने चाहिए एमसीडी की ओर से, जबकि जो ऑडिट रिपोर्ट है इस ऑडिट रिपोर्ट ये बात कहती है कि 55 करोड़ 13 लाख रुपए ही डीसीएम ने जमा कराए थे उस वक्त, और ऑडिट की कॉपी मैंने आपको दिखाई दी है। और जो इन्होंने रिक्वेस्ट लेटर दिया उसमें 60 करोड़ 59 लाख रुपए मांग रहे हैं। ये देखिए कि ये बात कोई 1-2 रुपए की तो है नहीं। तो आप इस बात को ये समझे करीब 5 करोड़ 46 लाख रुपए ये ज्यादा एमसीडी से बिना जांच पड़ताल और जरूरी तहकीकात के इनको एमसीडी ने वापस दे दिए। तो अब सवाल ये उठता है कि एमसीडी ने एक्स्ट्रा जो 5 करोड़ 40 लाख रुपए इनको दिए हैं वो डीसीएम को कैसे दे दिए, जबकि एमसीडी खुद कहती है कि कर्मचारियों को देने के लिए हमारे पास तनख्वाह नहीं है, कर्मचारी धरने प्रदर्शन को मजबूर हैं, और आप करोड़ों करोड़ों रुपए वापस कर रहे हो बिना किसी कारण के। ये लगता है
कि दाल में कुछ काला है, बल्कि पूरी दाल ही काली है। ये जिस तरीके से फ्लैटेड फैक्ट्री एरिया में ग्रुप हाउसिंग सोसाइटी बनाने का जो अनुमोदन एमसीडी के द्वारा तभी दिया गया था जब डीसीएम के द्वारा ये स्वीकार किया गया कि वो टोटल लागत का 10% भुगतान करेगा, फिर भी डीसीएम ने भुगतान नहीं किया। जबकि देखा जाए तो साल 2018 से पहले ही इसकी जो अनुमानित लागत थी वो 723 करोड़ तक पहुंच गई। उसको भी देखो तो 10% से 72 करोड़ रुपए खुद डीसीएम ने देने थे। अब जरूरत है कि इसकी जो निष्पक्ष जांच है वो सीबीआई से और सीवीसी से होनी चाहिए, और सरकारी खजाने का जो पैसा सुरक्षित ब्याज सहित वापस आना चाहिए, और दोषियों के खिलाफ कड़ी कार्यवाही होनी चाहिए। मैं तो कहता हूं दोषियों की पेंशन रोक के उनको जेल भेजना चाहिए, और भ्रष्टाचारी अधिकारी जो हैं उनको 56 जे में रिटायर करके उन्हें तत्काल रिटायर कर देना चाहिए। साल 2022 का स्थायी समिति का संकल्प जो संख्या 266 दिनांक 18/2/2022 में उल्लेख है कि फ्लाईओवर की लागत के लिए शेष राशि 35,29,82,82,378 रुपए जमा करने के लिए बिल्डिंग हेडक्वार्टर द्वारा 2014 में जारी किया गया था, क्योंकि ये पैसा बिल्डिंग विभाग को ही लेना था डीसीएम से। अब आप सोचिए कि जो एक तरफ तो एमसीडी के कागज कहते हैं कि एमसीडी ने डीसीएम से करोड़ों रुपए लेने हैं, दूसरी तरफ लिए भी नहीं जाते और दया दृष्टि नहीं तो ये क्या है। मैं इसमें एक चीज और जोड़ दूं, रेजुलेशन की जो कॉपी है, ये रेजुलेशन की कॉपी आप देख रहे हैं, इसका दोबारा से और उसमें जो अप्रूवल आया तो उसमें भी ये साफ है कि 10% रुपए टोटल लागत के डीसीएम को देने हैं। जब रेजुलेशन में आ गया, एलजी महोदय ने आदेश पारित कर दिया और एमसीडी के अनुमोदन में आ गया, फिर बचा क्या। और रेजुलेशन नंबर 3172 में साफ लिखा हुआ है कि, और मैं डेट इसलिए बता रहा हूं ताकि कोई चेक करना चाहे तो चेक कर ले कि 28 अगस्त 1995 को अनुमोदित हुआ, और इस रेजुलेशन के अंदर इस बात का कहीं भी जिक्र नहीं है कि टोटल लागत के दिए गए जो 10% पैसे किसी भी परिस्थिति में डीसीएम को वापस किए जाएंगे। मैंने आपको डेट सहित रेजुलेशन के बारे में बता दिया, माननीय उपराज्यपाल महोदय के आदेश के बारे में बता दिया। मेरा संबंधित विभाग और भारत सरकार से निवेदन है कि इस पूरे प्रकरण की जो जांच है वो सीबीसी से और सीबीआई से होनी चाहिए, जरा कराई जाए। इस बात को सुनिश्चित किया जाए कि एमसीडी कैसे डीसीएम पर इतनी मेहरबान हुई और डीसीएम को अनुमोदित राशि मिली, और साथ ही ग्रुप हाउसिंग प्रोजेक्ट में निरस्त करने की भी मैं मांग करता हूं। जब 10% पैसा वापिस डीसीएम ने ले लिया तो उसका अनुमोदन स्वतः ही रद्द हो जाना चाहिए, लेकिन डीसीएम के द्वारा बड़े पैमाने पर रोहतक रोड पर आज भी बहुमंजिला टावर द एमारलिस बाय यूनिटी ग्रुप सेंट्रल दिल्ली करोल बाग के नाम से बनाए जा रहे, जबकि द एमारलिस बाय यूनिटी ग्रुप तो केवल कंस्ट्रक्शन तक ही सीमित है, जबकि असली चेहरा तो डीसीएम का है। सरकारी जमीन पर डीसीएम के षड्यंत्र पर द एमारलिस बाय यूनिटी ग्रुप अधिकारियों की मिलीभगत से निर्माण कार्य कर रहे हैं। आखिर क्या वजह है कि द एमारलिस बाय यूनिटी ग्रुप के कंधे पर डीसीएम रख के बंदूक चला रहा है, और इससे पहले भी डीसीएम ने अंसल बिल्डिंग और कैलाशनाथ एसोसिएट्स को आगे रखकर कमर्शियल रेजिडेंस का कार्य यहां शुरू किया था, जिसे सुप्रीम कोर्ट ने गलत मानते हुए ध्वस्त करने का आदेश दिया था, और डीडीए को इस जमीन को अपने अधिकार में लेने का आदेश दिया था। लेकिन भ्रष्ट अधिकारियों के कारण इस जमीन को अधिग्रहित नहीं किया गया, जिसके कारण डीसीएम यहां अपना षड्यंत्र रचने में कामयाब रहा और भ्रष्ट अधिकारियों को अपने पक्ष में करके द एमारलिस बाय यूनिटी ग्रुप की आड़ में अपना काम चला रहा है।
इसकी भी जांच सीबीआई और सीवीसी से होनी चाहिए। जब ये पहला प्रस्ताव डीसीएम ने दिया था उस वक्त डीसीएम को 36 एकड़ में फ्लैटेड फैक्ट्री एरिया जो बनाने की अनुमति थी, और आज निर्माण जो हो रहा है वो करीब 63 एकड़ में, यानी ट्रैफिक की मार दुगनी हो गई। लिहाजा अब 10% नहीं, डीसीएम से उसे बढ़ाकर 20% से वसूलना चाहिए ब्याज लगाकर। और तो और अब फैक्ट्री गायब हो गई, और जो बन रहे हैं जो खाली फ्लैट, जबकि ये लैंड फ्लैटेड फैक्ट्री के लिए अलॉट थी। और दूसरी जगह भी अगर दिल्ली में कहीं फ्लैटेड फैक्ट्री की लैंड थी तो उनको भी यहाँ शिफ्ट किया जाना था। निर्माण एरिया लगभग दुगना हो गया, नंबर ऑफ प्रॉपर्टी बढ़ गई, नंबर ऑफ फ्लैट बढ़ गए, नंबर ऑफ कार बढ़ गई। और रोहतक रोड पर डीसीएम ने अपने द्वार खोल दिया ऑथराइज तरीके से। जब रोहतक रोड पर कार का यूज बढ़ेगा तो रोड की मरम्मत का भी खर्चा आएगा। इन तमाम बातों को देखते हुए डीसीएम से आज की डेट में करीब 140 करोड़ रुपए वसूलने चाहिए एमसीडी को, और एमसीडी करे कार्रवाई, वसूले अपने पैसे। डीसीएम साल 2018 में अपने पैसे वापस मांगता है और उसे मिल भी जाते हैं, जबकि साल 2022 में एमसीडी कहती है कि जी हमारे पैसे निकलते हैं। ये अजीब कहानी है, भ्रष्टाचार की बुनियाद पर ही हो सकती है ऐसी बातें। तो आपका साफ तौर पर आरोप है कि डीसीएम पर एमसीडी की दया दृष्टि बनी रही। बिल्कुल, इसमें दो राय नहीं है कि पहले तो डीसीएम के फ्लाईओवर प्रस्ताव को स्वीकार किया गया और संभावित 100% जो लागत का जो 10% था वो भी नहीं लिया गया। और इसमें एक चीज और मैं आपको बता दूं, मेरे संज्ञान में ये बात भी आई है कि आगे चलकर 7,45,750 रुपए जो ट्रैफिक सर्वे और डिजाइन तैयार करने और उनको प्रोजेक्ट प्लानिंग के लिए डीसीएम लिमिटेड को ही देने थे। डीसीएम लिमिटेड से नहीं लिए गए और परिकोशनल कॉस्ट 10% भी वापस किया। ट्रैफिक सर्वे डिजाइन का भी पैसा छोड़ दिया, और इसके बाद भी डीसीएम के साथ एमसीडी ने संबंध बहाल रखे। और ये बात यहीं समाप्त नहीं हुई। एमसीडी विभाग ने 2018 में डीसीएम को जवाब दिया कि ऑडिट रिपोर्ट के अनुसार अभी तक जो डिजाइन का काम था और प्लान पेश करने का जो मुकर्रर वक्त था वो उस समय तक कंसल्टेंट के द्वारा उसे पूरा नहीं किया। एमसीडी ने न तो जमीन का अधिग्रहण किया और न ही समय रहते फैक्ट्री स्थानांतरित की गई। बिना कुछ किए हुए टेंडर क्यों निकाला? और टेंडर निकाला तो निकाला, बल्कि 60% एडवांस भी दे दिया गया। 16 अप्रैल 2023 में गृह मंत्रालय के द्वारा विधानसभा सचिव राजकुमार को निलंबन के आदेश पर हटा दिया गया। रानी झांसी फ्लाईओवर में गड़बड़ी के कारण जब गृह मंत्रालय द्वारा राजकुमार पर एक्शन लिया जा सकता है, तो जो ये बाकी अधिकारियों को अब किसके द्वारा बचाया जा रहा है? मेरी मांग है कि जांच के बाद कठोर कार्रवाई हो, जिसमें भ्रष्टाचारियों पर, कृत्यों पर, कार्यों पर लगाम लगे और ईमानदार अफसरों का ईमानदारी से काम करने का हौसला, हिम्मत, ताकत, साहस, करेज बढ़े। जो 10% पैसा था वो डीसीएम ने खा लिया। जिन अधिकारियों ने ये पैसा रिलीज किया उनको जो 55 करोड़ जमा करे 60 करोड़ ले गए, दे दिया तो 5 करोड़ रुपए से ज्यादा पैसा दिया। उन जो अधिकारी हैं उनकी जांच होनी चाहिए, उनको जेल भिजवाना चाहिए, उनकी पेंशन रोकनी चाहिए और उन पर कड़ी कार्रवाई की जानी चाहिए और 56 जे में रिटायर कर देना चाहिए ऐसे भ्रष्ट अधिकारियों को।